टू माई चैनल ब्रेन बूस्टर। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा समझाना, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी, लेकिन आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ। क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है ये। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक तो हम पालमपुर के बारे में है, जो एक इमेजिनेशन विलेज उन्होंने बनाया है, जिसके ऊपर पूरी एक स्टोरी बेस की हुई है। और साथ ही साथ इसके हम MCQ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और हॉट्स क्वेश्चंस को भी आगे डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने इकोनॉमिक्स का। ये आपका चैप्टर है पालमपुर। तो जो एक पालमपुर है उसमें बताया गया है इन दिस चैप्टर पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, फार्मर इज़ द मेन एक्टिव इन पालम। तो जो ये पालमपुर है ये मेनली फार्मर्स का उन्होंने एक्टिविटी इसमें बताई गई है, जिसमें वो अपने नेबर और टाउन के साथ, नेबर विलेजेस और टाउन के साथ कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। और वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है, मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजुअली इन पालमपुर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है, इस चैप्टर में आपको ये मिलेगा, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। तो इसमें आपका 450 फैमिलीज बिलोंग करती हैं, आपकी 450 फैमिलीज आपकी बिलोंग करती है सेवरल डिफरेंट कास्ट को। मोस्ट ऑफ द हाउसेस एज इलेक्ट्रिक कनेक्टेड, ज़्यादातर जो घर हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। पालमपुर हैज़ 2 मेन, इसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है। और देयर आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी गवर्नमेंट रन कर रही है। प्राइवेट डिस्पेंसरी है और एक हेल्थ सेंटर जो है प्राइमरी, वो गवर्नमेंट रन कर रही है। अब आ जाते हैं हम इसके स्टेटस ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द पालमपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आता है पहला पॉइंट कि सिस्टम ऑफ रोड्स। यहाँ की जो रोड्स हैं वो कनेक्टेड है हमारी टाउन्स के साथ और नेबर विलेजेस के साथ, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट्स है आपके, टांगा है, बुल कार्ट है, मोटरसाइकिल्स है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये इसके मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए। थर्ड इस पे पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कनेक्टेड ज़्यादातर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है और इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल तक भी प्रोवाइडेड है, जो आगे जाके फील्ड में यूज़ की जाती है और इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। और यहाँ पे एक छोटे छोटे बिजनेस भी है। थर्ड इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, स्कूल। 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाईली स्कूल, ये अभी हमने पहले ही नोट्स में देख लिया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर भी हमने पढ़ा है, आपने देखा होगा, जिसमें लिखा है यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट रन कर रही है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें फार्मर्स की एक्टिविटीज़ क्या क्या है। इसमें फार्मर्स की एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक्स। और दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है, इसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी आ रही है, शॉपकीपिंग भी आ रही है, डेयरी और कंप्यूटर सेंटर। जब जहाँ पर आप जानते हैं जिस एरिया में अगर बिजनेसेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, स्कूल्स अच्छे रन करने लग जाते हैं, डिस्पेंसरीज खुल जाते हैं प्राइवेट लेवल पर, तो वहाँ पर, और मेन सबसे बड़ा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है आपको हर जगह, स्मॉल बिजनेसेस में प्रोवाइड है, तो वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर्स, डेयरी, ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी है। हर चीज़, हर वेराइटी आपको उस पालमपुर विलेज के आसपास मिल रही है, जो वो हर चीज़ से कनेक्टेड है। अब फर्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि प्रोडक्शन। अब पालमपुर में प्रोडक्शन कैसी है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोडक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड। नेक्स्ट यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो लैंड तो हो गया, उनके पास जगह है, गांव है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और ह्यूमन कैपिटल भी है, मीन्स हम लेबर भी है उनके पास काम करने के लिए, जो आगे उनको काम करके दे सकते हैं, या आगे बिजनेसेस के लिए जो नॉलेज और नॉलेजेस है वो भी प्रोवाइड कर रही है। मीन्स उनके पास ह्यूमन कैपिटल भी है और एज अ मनी भी उनके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आते हैं, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। इधर आपकी 4 रिक्वायरमेंट्स है फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन।
ठीक है। 4 रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई है ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देयर आर फर्स्ट लैंड। अब इसको हम डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज़्यादा मैंने जो ये नोट्स हैं, ये नोट्स बहुत डीपली नहीं बने हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आप इजीली इसको अपने पास रख भी सकते हैं, लिख के रख सकते हैं और इसको ईजिली आप याद भी कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इससे रिलेटेड ही आएंगे। Now we come on my topic, lands. The term lands is used in the wider sense. It does not mean only the surface of the soil but only include all those natural resources which are the free gift of nature. अब वो क्या कह रहे हैं, जो लैंड है वो एक सेंस से वो यूज़ करते हैं, खाली एक सॉइल सरफेस के तरह वो उसको एज अ वो नहीं मानते, उसको उन्होंने एज अ नेचुरल रिसोर्स की तरह फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो उनको मिलता है। अब ज़मीन क्या है हमारे पास, ये नेचर की तरफ से हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर की तरफ से मिली है, तो उसको वो यूज़ करते हैं, उसका अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। लेबर द aggregate of all physical and mental efforts by the man used in creation of good and services। अब वहाँ की जो लेबर है वो फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली तो वो हो गई जो लेबर सामान इधर से उधर लेकर जाना, वो फिजिकली वर्क कर रहे हैं। मेंटली जो आपका कंप्यूटर स्किल्स का काम होता है वो जो काम कर रहे हैं, तो फिजिकली और मेंटली दोनों एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। किस लिए? ताकि वो आपकी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका कैपिटल। Capital as a man-made instrument of the production. Capital may be divided into fixed capital, machinery, tools, railway, tractors, factories, and working capital like a raw material and cash money. तो कैपिटल में आपका क्या क्या आ गया? कैपिटल में आपका आ जाता है जो आपकी फिक्स कैपिटल है। जैसे कोई भी आपने फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको जैसे सिटीज़ में तो आपको गाड़ी चाहिए होती हैं, ठीक है, ट्रक्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे ट्रैक्टर, फैक्ट्रीज, सब जगह उनको सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। साथ ही उनके पास वर्किंग कैपिटल भी है। वर्किंग कैपिटल क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनके पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, साथ ही साथ उनके पास कैश मनी भी अवेलेबल है। Now human capital, knowledge and enterprise. Human's capital is a measure of the skills, education, capacity and attributes of laborers which influence their production capacity and earning potential. अब वो क्या कह रहे हैं? उनके पास ह्यूमन कैपिटल भी है जिसमें लोगों के पास वो एजुकेशन है, स्किल्स है, ठीक है, कैपेसिटी है उनके पास ऑफ लेबर विच इन्फ्लुएंस, जो हमारी प्रोडक्शन को आगे और हमारी अर्निंग को आगे पोटेंशियल दे सके, उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है। नाउ वी कम ऑन द ग्राउंड मेजरिंग यूनिट। अब आते हैं हमारे ग्राउंड मेजरिंग यूनिट जो उसमें हेक्टर्स में दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन हेक्टर। अब हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग क्या होती है? हेक्टर्स में। तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 square meter. In most part of India, the unit used for agriculture land measuring by the farmers as a बीघा, हिस्सा, ये आपने सबने सुना होगा कि इतने बीघा ज़मीन किसी के पास है। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, जो इंडिया का ज़्यादातर जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड है, और वो फार्मर्स किस में उसको मेजर करते हैं, ये इसमें आपको बताया हुआ है। एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया। अब उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस ईयर में मीन्स उगाई जाती है। सीजनल अब हम बात करेंगे। आता है एग्रीकल्चर क्रॉप इन इंडिया। द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया इज़ फ्रॉम जुलाई एंड जून। Agriculture season are clarified into the mainly three cropping. क्रॉपिंग में आता है। फर्स्ट है आपका रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में आता है आपका पीरियड जुलाई से अक्टूबर। रेनी सीज़न में आपका आ गया जुलाई से अक्टूबर, जिसमें ज्वार, बाजरा, राइस, कॉटन, शुगर केन, तंबाकू एक्सेट्रा ये उगाया जाता है। ठीक है। दूसरा आता है आपका विंटर सीज़न, जिसको कहते हैं राबी। ठीक है। इसलिए आता है आपका अक्टूबर और मार्च के बीच में। अक्टूबर और मार्च के बीच का जो सीज़न होता है विंटर सीज़न, उसमें वीट, ब्रोकली, ग्राम, मस्टर्ड, पर्ल्स, पोटैटोस, दालें वगैरह ये सब उगाई जाती हैं। थर्ड आपका आता है समर सीज़न। समर सीज़न में आपका आता है मार्च से जून के बीच का, जिसमें वाटरमेलन, आप जानते हैं ना गर्मियों में क्या आते हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारे आपके क्या हैं, गर्मियों के
वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सब आपकी कब आती है, मार्च और जून का है ये सारे आपके। अब इसमें आता है वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग, वेजिटेबल और फ्लावरिंग भी आती है इसमें। मल्टी क्रॉपिंग, अब मल्टी क्रॉपिंग का है, अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ द इंडिया ये 3 है, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन, ठीक है। इन तीनों के बाद हमारा आ जाता है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग हमारा हो गया, मल्टी क्रॉपिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द क्रॉप ईयर। अब एक साल में एक ज़मीन पे एक से ज़्यादा अगर हम फसल उगाते हैं तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। फार्मिंग प्रोडक्शन एस्टिमेट एंड वेन लाइक अ फूड फॉर द पीपल एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। ये आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें क्या होता है, फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं हमें लाइक अ फूड फॉर अ पीपल एंड फॉर द एनिमल्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड द मेन सोर्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। अब आता है इसके बाद आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैरी आउट इन इंडिया फ्रॉम एक्सीडेंट पीरियड। इसमें आता है आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग आती है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर जो उगाया जाता है, एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल मेथड से किया जाता है। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न फार्मिंग एक्सपेरिमेंट विद द इम्प्लीकेशंस ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आप जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हर चीज़ हमें हर सीज़न में प्रोवाइड है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आजकल की फार्मिंग हो गई है वो मॉडर्न हो गई है, हम नई टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग। अब ट्रेडिशनल मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, ट्रेडिशनल तो आपका हो गया जो पुराने तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, पुराने तरीके से चीज़ों को उगाया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग हो गई जो आप नए तरीके को एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ट्रेडिशन फार्मिंग, यूज़ ऑफ ट्रेडिशन सीड्स इन एग्रीकल्चर, जो आप पुराने तरीके से सीड्स को उगाते हैं उसकी एग्रीकल्चर आ गई। लेस इरिटेशन रिक्वायर्ड, इसमें ज़मीन जल्दी में जो ज़मीन है वो जल्दी ख़राब नहीं होती। कहते हैं ना, एक ज़मीन पर अगर आप ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जल्दी ख़राब भी होती है, ये सॉइल भी ख़राब हो जाती है। यूज़ ऑफ काउ डंक, वहाँ काउ डंक यूज़ किया जाता है। अदर नेचुरल मैन्योर फर्टिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आजकल में हम एडवांस टेक्नोलॉजी की खाद वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं चीज़ जल्दी तो उगती है लेकिन कहते हैं सॉइल भी हमारी वीक हो जाती है। अब यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल पॉट्स, इरिगेशन ऑफ वेल, रिवर्स, रथा एंड पाउंड्स, ठीक है, और उनको पानी कहाँ से, रिवर से, वेल से, पॉन्ड से दिया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, यूज़ ऑफ हाई फील्ड HYV इन एग्रीकल्चर। सबसे बड़ी बात इसमें हाई फील्ड HYV यूज़ किया जाता है हाई क्वांटिटी में, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। मोर इरिगेशन रिक्वायर्ड, यूज़ अ केमिकल फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड। अब वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे थे, हम काउ डंक यूज़ कर रहे थे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मशीन्स यूज़ हो रही है, वहाँ लेबर लगती थी खुद। और इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल एंड पंपिंग सेट्स, और यहाँ पर कहाँ से, ट्यूबवेल से पानी यूज़ किया जाता है, वहाँ वेल से, रिवर, पॉन्ड, इन सब से यूज़ किया जाता है। अब ये फ़र्क आ गया आपका उसमें ट्रेडिशन में और मॉडर्न फार्मिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मॉडर्न फार्मिंग क्या है, ये पुराने तरीके से एग्रीकल्चर या सीड्स को उगाना, यूज़ करना फील्ड में। दूसरा, इसमें वो काउ डंक यूज़ करते थे, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल लेबर उसमें काम करती थी, लोग काम करके उसको करते थे। साथ में उधर रिवर का, वेल का, पॉन्ड का पानी यूज़ होता था। मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, वहाँ जो फील्ड है, वहाँ जो सीड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, HYV के फील्ड्स होते हैं। और सबसे बड़े वहाँ पे केमिकल यूज़ होता है, पेस्टिसाइड यूज़ होता है, मशीन्स यूज़ होती हैं, और वहाँ पे ट्यूबवेल और पंपिंग सेट्स का जो सेट्स बने होते हैं उनका पानी यूज़ किया जाता है।
अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में अभी आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। Green Revolution, the great increase in the production of wheat and rice in the India in 1960s is known as Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन कब किस चीज़ को कब कहा गया? जब हमने हमारी प्रोडक्शन वीट और राइस में बढ़ गई। कब? 1960s में। उस प्रोडक्शन का जो इंक्रीमेंट हुआ, जो वो बढ़ाई गई ग्रेट लेवल पर, उसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इट कुड हैपन्स ऑन द टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड और modern farming method in India such as using HYV seeds, well developed irrigation system, use pesticide, fertilize using farming machines। और वो किसके द्वारा किया गया, किसके थ्रू किया गया? HYV सीड्स यूज़ किया गया, इरिगेशन सिस्टम, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज यूजिंग फार्मर मशीनरी। ये सब यूज़ करके जो हमने वीट और राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है 1960 में, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब इसके देखो, कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी काम होता है तो उसका प्लस माइनस इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का। एक, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, ठीक है। strengthening the linkage between agriculture और industries, transforming the farmers as market object। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव तो हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में लिंक स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, और एक फार्मर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बढ़ गया जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो ज़्यादा कमा पाएंगे, तो उनकी प्रोडक्शन उससे इंक्रीज़ हो गई। बट उसका नेगेटिव क्या हुआ? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलाइज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी चीज़ को हम कुछ हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लॉस ऑफ फर्टिलाइज, ठीक है। डिपेंशन ऑफ वाटर टेबल खराब। अब एक चीज़, पहले आप एक